कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या फिर जिसको हम लोग पीएलसी भी कई बार कहते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आता है, देन अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसका अंत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से ह्यूमन की लाइफ है, ह्यूमन जिस तरीके से पैदा होता है, सर्वाइव करता है एंड देन अपने अपने काम करता है और फिर उसके अंदर वो मतलब या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर भगवान को प्यारा हो जाता है। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट की भी अपनी लाइफ है। कॉमर्स एक्सिस ने आपके लिए एक पूरा फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है, भैया उसका फ़ायदा उठाइए। मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड सीआरएम। अगर आप हमारे चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हो, बहुत ही पहली बार, ठीक है, और ये आपकी पहली क्लास है, तो कोई बात नहीं, देखो पूरी क्लास एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में। ठीक है, पूरा पूरा कंटेंट आपके लिए तैयार करना पड़ता है एंड देन हम एक डीप में जाके पढ़ते हैं, कुछ भी ऊपर से नहीं पढ़ते, आप लोगों को पता है। ठीक, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे की। तो क्या होता है कि जैसे एक कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट को चलो छोड़ो, पहले प्रोडक्ट कुछ नहीं, आप पहले एक इंसान को देखो। ठीक है, कोई भी एक इंसान है वो यहाँ से पैदा होगा। ठीक है, जब छोटा बच्चा होगा तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे उसका टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं और यहाँ पे उसकी क्या ले लेते हैं, हम मैच्योरिटी लेवल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी इंसान है, यहाँ से छोटा सा कोई पैदा होगा, तो पैदा जब होगा तो ज़ीरो होगा, देन फिर वो बढ़ना स्टार्ट होगा, ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर क्या वो मतलब 20 साल तक उसकी हाइट वाइट बढ़ेगी, उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, तो उसका एक लाइफ साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका क्या होता है, एक मैच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर और फिर वो थोड़ा गंभीर हो जाता है 20-25 साल के बाद में, और थोड़े मतलब चीज़ों को समझने लगता है, पैसा कमाने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, फिर उसके धीरे धीरे क्या होता है, डेक्लाइन आता जाता है। तो इस वाली स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, अपनी मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, जिसमें क्या होता है ईयर बाय ईयर एक कंसिस्टेंसी सी बनी रहती है उस इंसान में। मतलब जैसे एक बार हो गया फिर वैसे ही रहता है। हम कहते नहीं है कि हमारे पापा यार कभी फैशनेबल नहीं होते, या फिर चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि भैया उनके इस वाले टाइम ड्यूरेशन में वो टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी। तो ठीक है, तो इस वाले टाइम ड्यूरेशन में आपको टेक्नोलॉजीज हम नहीं अडॉप्ट कर पाओगे, या फिर आप जैसे इस टाइम पे थे आपको वही चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो फिर क्या होता है, जब आप 60, जब रिटायरमेंट एज हो जाती है, फिर आपकी जो इलनेस होती है बॉडी के, जो मतलब आप उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, आप थोड़े इल हो जाते हैं एंड थोड़े दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। तो आपकी फिर ये वाली स्टेज आ जाती है जिसमें आप ईयर बाय ईयर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी उसमें डेथ हो जाती है और आपकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ख़त्म हो जाती है पूरी। ठीक है, तो यही एक प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल यही होती है डिटो, कि जिस तरीके से इंसान मतलब चलता है, स्टार्ट होता है, पैदा होता है और फिर एक आखिर में जाके वो ख़त्म हो जाता है, उसी तरीके से प्रोडक्ट भी काम करता है। ठीक है, किस तरीके से, चलो आगे देखते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पीएलसी इज अ साइकिल थ्रू विच एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू विड्रॉल और इवेंचुअल डिमाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें प्रोडक्ट एक इंट्रोडक्शन मतलब पैदा होने से लेके अपनी मृत्यु तक, मतलब अंतिम चरण तक जाता है। ठीक है, the term product life cycle refers to the length of time a product is introduced to consumers into the market until it's removed from the shelves. The life cycle of a product is broken into 4 stages. ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। सबसे पहले क्या हुआ, इंट्रोडक्शन की, मतलब इंसान पैदा हुआ। ग्रोथ की, जो हमने अपना वो किया था कि मतलब कि जो हमारी टीनेज होती है जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब दिमाग में हमारी चीज़ें आने लग जाती हैं, हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। देन हमारी आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होता है कि हम मैच्योर हो चुके हैं, मतलब हम पूरे परिपक्व हो चुके हैं उस चीज़ से। ठीक है, फिर आता है हमारा डेक्लाइन एंड देन क्या होती है, फिर हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यही क्या हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। बिल्कुल आप मतलब अपनी एकदम लाइफ से लेके इसको चलना, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा अब इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो देखो, सबसे अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चैप्टर का, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब आप लोग इसको हिंदी ट्रांसलेशन में रियलिटी में पढ़ें, क्योंकि जो टॉपिक है ना ये इंग्लिश का ही है, मतलब इसको इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है। आप अगर हिंदी की भी बुक्स में उठा के देखोगे तो उसका इंग्लिश में ही लिखा हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, मतलब किसी के दिमाग में अगर फ़ोन बनाने की बात आई थी, जैसे नोकिया ने सबसे पहले इंडिया में फ़ोन लॉन्च किया, तो नोकिया ने इसका मतलब है कि इंडिया में सबसे पहले फ़ोन भी बनाना स्टार्ट किया होगा। तो उससे पहले क्या आया होगा कि उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि भैया क्यों ना फ़ोन एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे लोग क्या कर सकें, बातचीत कर सकें। ठीक है, जब उसके दिमाग में ये चीज़ आई होगी तो उसने क्या सोचा होगा कि चलो मोबाइल बनाते हैं।
ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या हुआ, सबसे पहले आइडिया जनरेट हुआ। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए कोई भी चीज़ हो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आइडिया आना चाहिए। कि मतलब कैसे, कि अगर आपने अपने 11th या 12th में साइंस या कॉमर्स कुछ भी चूज़ किया होगा, जैसे हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स था, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि भैया पहले कॉमर्स लेते हैं, देन डी में एडमिशन लेंगे, बीकॉम करेंगे डी से, एंड फिर एमकॉम कर लेंगे डी से ही, ठीक है। तो ये हमारा एक मतलब इस तरीके से एक हमारा आइडिया था। तो उसी तरीके से एक सबसे पहले आइडिया आता है। देन जब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं करूँगा क्या कॉमर्स लेके, ठीक है। तो मैंने सोचा कि डी से बीकॉम एमकॉम करूँगा। तो ये आइडिया स्क्रीनिंग हुआ, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये तो सब हो गया, अब मैं ये तो देखो रियलिटी में होता क्या है, ठीक है। ऐसा मतलब कि रियलिटी में पॉसिबल भी है कि मैं डी में एडमिशन ले सकूँ बीकॉम में। बीकॉम कहीं ऐसा हो कि डी में कोई कोर्स ही नहीं है बीकॉम का, तो मैं क्या करूँगा, मेरे तो सपने धरे के धरे रह जाएंगे। फिर मेरे दिमाग में जब एक कंसेप्ट बन गया कि मैं डी में एडमिशन लूँगा, फिर मैं बिजनेस एनालिसिस मतलब फिर मैं उस आइडिया को एनालाइज करता हूँ। मतलब मैं उसमें नेट के थ्रू जाके अपने उसमें चेक करता हूँ कि हाँ मेरे कॉमर्स के कोर्सेज हैं डी में, तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ। फिर उसके अंदर क्या होता है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। फिर मैं कॉमर्स के कोर्सेज़ की लिस्ट बनाता हूँ एंड देन मैं उसको डेवलप करता हूँ। मतलब फिर एट लास्ट में जाकर मैं उसमें एडमिशन ले लेता हूँ 12th पास करने के बाद में। देन हम लोग क्या करते हैं, अपने टेस्ट मार्केटिंग। फिर मैं डिफरेंट अपने कॉलेजेस ढूंढता हूँ, मुझे सबसे अच्छा कॉलेजेस कौन सा है, एंड देन मैं फाइनली जाके उसमें एडमिशन ले लेता हूँ। वो हमारा कहलाता है कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। ये तो चलो मैंने आपको बताया अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड। बट अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने एक साइकिल बना के प्रोडक्ट। कोई भी एक आपके दिमाग में आइडिया है कि चलो फ़ोन बनाते हैं, ठीक है। आपने उसको आइडिया को मार्केट में लेके गए, कैसे, आपने रिसर्च करी मार्केट में जाके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फ़ोन लेके आ जाऊँ और मार्केट में चले ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन पर रिसर्च नहीं हुई होती, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप आइडिया जनरेट हुआ आपके दिमाग में। फिर आपने कहा कि चलो एक ऐसी वो करता हूँ कि मार्केट में जाके देखता हूँ कि रियलिटी में वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ठीक है। आप मार्केट में गए, आपने रिसर्च करी और आपको पता लगा कि हाँ भैया आइडिया स्क्रीनिंग हो गया आपका कि हाँ ये चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट। कंसेप्ट डेवलपमेंट हमारा ये कहता है कि आपने फ़ोन तो बनाना है, बट कैसे बनाना है, कितना खर्चा करना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वो चीज़ें इसमें आई हैं हमारे कंसेप्ट डेवलपमेंट में। फिर आता है हमारा बिजनेस एनालिसिस कि भैया रियलिटी में जब हम बनाएंगे तो उससे प्रॉफिट भी होगा हमको, ब्रेक इवन पॉइंट कितने दिनों में निकलेगा, ठीक है। ये सब कॉमर्स के पॉइंट्स होते हैं। और हम लोग कितने दिन तक इसमें लॉस अर्न करते रहेंगे, हम लोग इस पोजीशन में भी हैं कि लॉस अर्न कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। अगर कहीं नहीं कर पाए तो हमारा बिजनेस किस तरीके से फेल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बिजनेस एनालिसिस कि मार्केट में हमें कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी है, कितना कितना खर्चा किस चीज़ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस एनालिसिस हो गया। देन हमारा आता है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, कहाँ तक आपकी रीच होगी, कौन सा आपका टारगेट मार्केट होगा, आप मार्केट को सेगमेंट किस तरीके से करेंगे। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यही चीज़ इसमें देखेंगे कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, टारगेटिंग किस तरीके से करेंगे, सेगमेंटेशन किस तरीके से करेंगे, एंड लोगों के दिमाग में अपनी पोजीशन कैसे करवाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जो कि है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोटोटाइप हमने बनाया, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ 100 फ़ोन बनाए पहले, और मतलब इनकी ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप 100 ही बना रहे हो सिर्फ। तो आपने प्रोटोटाइप बनाया और आपने इसको मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि लोगों से या कि आपने टेस्ट मार्केटिंग की, जब आपने मार्केट में लोगों को या तो फ्री सैंपल्स, जैसे फ्री सैंपल्स नहीं थे मार्केट में, ब्रेड के फ्री सैंपल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आते हैं, ठीक है। कोई भी नया प्रोडक्ट आने वाला हो, कोई आप देखोगे कि कोई भी जैसे कंपनी है बड़ी बड़ी, तो कोई अपना नया साबुन अगर लॉन्च करती है तो अपने शैम्पू के साथ में चिपका के दे देती हैं कि ये लो तो ले लो, खरीद लो, मतलब फ्री में ले लो, 1 रुपये में ले लो, 2 रुपये में ले लो। तो ये हमारा टेस्ट मार्केटिंग होता है। देन जब हमारा टेस्ट मार्केटिंग अगर मार्केट में सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम उस वाले प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे, और जब बेचना शुरू करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, और फिर वो प्रॉफिट से हम लोग अपनी कंपनी को और भी ग्रोथ करेंगे। देन एक फाइनल स्टेज के बाद में क्या होगा, वो ग्रोथ कम होती जाएगी और कम होती जाएगी और फिर फाइनल में डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से कोई भी एक प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो स्टार्ट होता है, एंड देन हम लोग उसको आइडिया जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइडिया स्क्रीनिंग पे जाते हैं, कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं, देन हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आती है, फिर हमारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, देन टेस्ट मार्केटिंग, एंड देन हमारा क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई।
बहुत ज़्यादा ईजी सा है, कुछ है नहीं, सिर्फ 8 पॉइंट्स है। मुझे लगता नहीं कि पेपर में आएगा, बट हाँ ये चीज़ आ सकती है ना कि सबसे लास्ट स्टेप क्या है किसका, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप क्या है। तो आप करोगे भाई टेस्ट मार्केटिंग, तो आपको नंबर मिल जाएंगे -2.5। ठीक है, आप करोगे कमर्शियलाइजेशन, क्योंकि हमने सर की क्लास में पढ़ा था, तो आपको नंबर मिल जाएगा 1। और यही जब नंबर मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप उस सिलेक्शन की अपनी तरफ में रेस में तो सबसे ज़्यादा आगे निकल जाओगे। ठीक है, अगर आपने यहीं पर एक क्वेश्चन गलत से मतलब आपको पूरा पूरा सिलेक्शन रह सकता है। चलो अब हम आते हैं अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाई थी ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक ऐसी अभी ग्राफ बनाया था अपने लोगों ने, ये वाला ग्राफ। तो अभी तो हाँ, जो हमने अभी लाइफ का जो ग्राफ बनाया था इस तरीके का, तो ये वाला हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट जो हमारे दिमाग में आइडिया आया था एंड देन उसके बाद हम उसका कमर्शियलाइजेशन तक पहुंचे थे। ठीक है, तो जो हमारा कमर्शियलाइजेशन है ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेप है यहाँ से। This phase generally includes a substantial investment in advertising and marketing campaign focused on making consumers aware of the product and its benefits. ये चीज़ आपकी समझ में आई कि क्या मतलब क्या है इस चीज़ का, कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये मतलब होता है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए भैया जो कंज्यूमर को पता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, कंज्यूमर को कुछ पता ही नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में। उस कंज्यूमर को क्या है कि आपने अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं करी सही से, आपने कुछ कैंपेनिंग नहीं करी, तो आपको क्या उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आपके पास कोई डिमांड भी नहीं होगी। और जब डिमांड नहीं होगी तो कंपनी को क्या हो रहा होगा, अभी इस टाइम पे लॉस हो रहा होगा, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट तो अपना इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, बट हाँ ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो। तो देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा, प्रॉफिट ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है या फिर ऑलमोस्ट बीईपी होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इंट्रोडक्शन की स्टेज में कंपनी किस फेज से गुजरती है, तो वो होता है हमारा प्रॉफिट नेगेटिव होगा। आप देखो एक काम करो, आप ना एक ग्राफ वो बना लो, चार्ट इस तरीके से, इंट्रोडक्शन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे मैच्योरिटी एंड यहाँ पे डेक्लाइन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि प्रॉफिट होगा क्या, नेगेटिव। ठीक है, सेल्स क्या होगी, लो। ठीक है, यहाँ पे सेल्स को लिख लो आप, सेल्स हमारी कैसी होगी, लो। देन फिर उसके बाद में हमारा आएगा नेगेटिव हो गया प्रॉफिट, सेल्स होगी हमारी लो, और फिर उसके अंदर क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट का जो खर्चा जो होगा, मतलब एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे, एकदम हाई होंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होंगे, हाई होंगे। इंट्रोडक्शन की हमारी स्टेज में ये होगा। देन फिर उसके अंदर आता है हमारा ग्रोथ स्टेज। इस वाली स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों को पता करना स्टार्ट होता है कि हाँ भैया कोई प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि बिक रहा है और जो हमारे काम का है। ठीक है, तो कुछ जो कंज्यूमर जो पहले से किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे वो इससे शिफ्ट होंगे, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ लिखिए, यहाँ पे लिखिए पॉजिटिव, एंड देन यहाँ पे सेल्स हमारा क्या लिखा जाएगा, सेल्स अब धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, विथ हाइयर ग्रोथ रेट, क्योंकि नए कंज्यूमर्स आपके साथ में जुड़ते जाएंगे, आपका पीछे से कुछ बेस है नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो लास्ट में हमने क्या देखा था यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे सेल्स होगी थी, देन हमारे एक्सपेंसेस जो होंगे ये धीरे धीरे कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसके साथ में, हमारे प्रॉफिट के साथ में। ठीक है, तो एक्सपेंसेस थोड़े कम हो जाएंगे यहाँ पे। फिर हमारी आती है मैच्योरिटी स्टेज, आप यहाँ पे मैच्योरिटी लिखो, और यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा मैच्योरिटी में जो हमारी सेल्स जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगी। क्योंकि क्या होगा, जैसे हमने इकोनॉमिक्स का भी हमारा लॉ था कि जहाँ हमारा क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो उसमें या हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, तो एक कंपनी शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, बट इन द लॉन्ग रन वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाती है या फिर नेगेटिव उसकी ग्रोथ रेट फॉल हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज उसको देखा देखी पीछे से घुस जाती हैं उसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि वो कंज्यूमर्स को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, पहले क्या होता था कि इंडिया में सिर्फ एक बीपीएल कंपनी थी, तो टीवी बनाती थी, हालांकि वो ब्लैक एंड वाइट टीवीज बनाती थी। तो क्या होता है कि सिर्फ एक ही मार्केट में प्रोडक्ट था। ठीक है, तो उसने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था अपना, फिर उसने ग्रोथ करना स्टार्ट करा, तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ थी बीपीएल की टीवी की। लेकिन जब वो मैच्योरिटी में आई तो इस वाली स्टेज में आते आते बहुत सारी कंपनीज उसको पीछे से देख देख के घुसने लग गई इसमें। ठीक है, तो उसकी क्या हुई, सेल्स थोड़ी कम होने लगी मैच्योरिटी स्टेज में आके, और जब मैच्योरिटी स्टेज में उसकी सेल्स थोड़ी कम होने लग गई और फिर उसने अपने प्रोडक्ट में क्योंकि कोई रीडेवलपमेंट या फिर कोई नया प्रोडक्ट नहीं लेके आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो स्टेजेस थी वो क्या होगी, पूरी पूरी डिक्लाइन होगी, और आज बीपीएल को मतलब नई जनरेशन तो हालांकि जानती भी नहीं है।
ठीक है। हालांकि मैंने कभी देखी नहीं बीपीएल की टीवी, बट मैं ये बताता हूँ कि मैंने मतलब पढ़ा हुआ है किसमें हमारे मार्केट में बीपीएल का एग्जांपल सबसे ज़्यादा दिया जाता है। बीपीएल हो गया, कोडेक हो गया, ठीक है। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा बेहतरीन एग्जांपल है किसके लिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, क्योंकि इन्होंने उसमें कुछ भी क्या नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया और अपने कॉम्पिटिटर से लड़ाई नहीं करी। लड़ने का मतलब है कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार कंपनीज फेल हो जाती हैं, कई बार क्या होता है, बहुत बार। चलो आगे देखते हैं। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है डेक्लाइन स्टेज। और डेक्लाइन स्टेज में तो भैया क्या होता है ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी सेल्स दोबारा से गिरने लग जाती है, आपका प्रॉफिट फिर से फॉल करने लग जाता है, और आप एक टाइम के बाद में क्या करते हैं, मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकते, और अब आपको पता है कि प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल और बहुत ज़्यादा अच्छा एक टॉपिक है जिसको आप अपनी रियल लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं। चलो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। तो सबसे देखो पहले परिचय आता है, ठीक है। फिर उसके अंदर उसका प्रोडक्ट में विकास होना स्टार्ट होता है, फिर उसकी परिपक्वता मतलब उसकी मैच्योरिटी आती है, एंड देन उसके अंदर गिरावट मतलब उसका डेक्लाइन स्टेज आता है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लो और देखो मैंने एक एक चीज़ आपको पूरी समझा दी अच्छे से। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। चलो अब इसका हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हमारा ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, देखो इस वाले ग्राफ में हमने सेल्स रखी है अपनी, यहाँ पे अपना रखा हमने टाइम ड्यूरेशन। किसी भी प्रोडक्ट को टाइम ड्यूरेशन में तो नापेंगे ना। तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यहाँ से चला, तो इस यहाँ पे क्या हुआ, उसकी सेल्स कैसी थी, हाई थी। सेल्स क्या होगी, ग्रोथ रेट स्टार्ट होगी, ठीक है। उसमें जो प्रॉफिट होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आया ग्रोथ। तो ग्रोथ में हमारी क्या होगी कि जो हमारी वो थी सेल्स जो थी वो क्या थी, हाई हो गई थी, एंड हमारा प्रॉफिट भी हाई था। बट धीरे धीरे क्या है कि पीछे से हमारे कॉम्पिटिटर्स आते जा रहे हैं, तो मैच्योरिटी लेवल पे आके हमारी जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगी, वो धीरे 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 मतलब बहुत ज़्यादा शार्प नहीं बट धीरे धीरे फॉल करना स्टार्ट कर देगी, और हमारा प्रॉफिट जो है वो स्टेबल हो जाएगा एक टाइम के बाद में आके, और वो हालांकि गिरने लग जाएगा स्टेबल होने के बाद में। एंड देन फिर हम आते हैं अपने डेक्लाइन स्टेज पे, जिसमें हमारा क्या होता है कि हमारा नेगेटिव कुछ, हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं रहता। कंपनी इस स्टेज के अंत में या तो बाहर निकल जाती है या फिर फाइट करती रहती है, कब तक, जब तक वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट या फिर हमारे क्या है फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करती रहे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब आप ये एक चार्ट बना लो अपनी कॉपी में, ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो इस वाले चार्ट को एक बार देख लो और आपको याद रहे कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम लोग PLC भी कहते हैं, एंड देन ये हमारा चार्ट है, ठीक है। देखो रियल लाइफ से मैंने आपको बिल्कुल इसको जोड़ के भी दिखाया, ताकि आप लोग मतलब कहीं भूल भी जाओ अगर, तो आप उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड याद करके याद कर लो। चलो अब हम लोग ये स्टेप को किस में पढ़ेंगे, डीप में जाके पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, इंट्रोडक्शन स्टेप आता है। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ब्रांड मॉडिफाइड प्रोडक्ट सेल्स टेंड टू बी लो। सेल्स क्या होगी, लो होगी। दिस इज बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एनी हाई डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड आर नोन बाय एंड लार्ज टू बी reluctant टू क्विकली स्विच ओवर टू अ न्यू प्रोडक्ट इफ दे आर नॉट हाईली डिससेटिस्फाइड विद द ब्रांड दे आर प्रेजेंटली यूजिंग। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि सबसे पहले तो एक कोई भी ऐसा है ना कि मार्केट में आप ही जो सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे, आज से पहले भी कुछ कंपनी चल रही हैं। अगर उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उससे डिससेटिस्फाई नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट पे बहुत ही कम स्विच करेंगी। तो इस वजह से क्या होगी, आपकी सेल्स जो है वो लो है। जब आपकी सेल्स लो है इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट प्रॉफिट लो है। जब प्रॉफिट लो है तो इसका मतलब ये है कि आप लॉस को बियर कर। फिर आता है हमारा ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में हमारा क्या होता है, एज्यूम द कंपनीज न्यू ऑफर डज नॉट डाई इन इन्फेंसी। ठीक है, मतलब कंपनी जो थी जब उसने अपना नया नया प्रोडक्ट लेकर आया तो बच्चा ही प्रोडक्ट मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज में नहीं मर गया, वो आगे आगे चला। एंड हैज़ फाउंड कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। और धीरे धीरे उसने क्या किया, कंज्यूमर को अवेयरनेस मतलब उसने एडवर्टीजमेंट किया, सेलिंग्स वगैरह किया एंड मार्केटिंग एफर्ट्स डाले, तो लोगों में अवेयरनेस फैली, लोगों ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो, द सेल्स ग्राफ राइजेस स्लोली। तो हमारा जो ग्राफ था उसका सेल्स का, जो हमारे यहाँ पे राइज कर रहा था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस तरीके से राइज करना स्टार्ट किया था, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इट मे इन्वेंटर रजिस्टर अ स्टीप राइज इन द केस फैशन फैट आइटम्स और ड्यूरिंग पीरियड्स फॉर टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि या तो ये हो सकता है कि जैसे कोई फैशनेबल गुड्स हैं, ठीक है, या फिर कोई टेम्परेरी गुड्स हैं, जैसे कि हमारा मास्क हुआ
ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हुए, तो इनका स्टडी मतलब ग्रोथ कितना था, फास्ट था किस में, कोरोना के टाइम पे, लेकिन नॉर्मल टाइम पे तो कोई नहीं खरीदता ना इतना ज़्यादा। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि एक शॉर्टेज ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है या फिर किसी इमरजेंसी के लिए हो सकता है। बट इन नॉर्मल टाइम क्या होता है कि लोगों में इसके जो ग्राफ है वो कैसे धीरे धीरे बट स्लोली बढ़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि तेज़ी से थोड़ा बट स्लोली। ठीक है। फिर आती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में बाय नाउ ऑल दोस हु हैव फाउंड द कंपनीज ऑफर एक्सेप्टेबल, जितने भी लोग मतलब कंपनी की चीज़ से अवेयर हुए और उन्हें लगा कि भैया अच्छा प्रोडक्ट है, अब हमें खरीदना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो कंपनी के नए प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। मैनी राइवल कंपनीज में ऑल्सो स्टार्टेड पुटिंग देयर स्ट्रेटजीज इन प्लेस ट्राइंग टू विन अवे कस्टमर्स बाय देयर बेटर ऑफर्स। और धीरे धीरे मैंने आपको बताया ना, पीछे से फिर और भी कंपनीज उनके पीछे दौड़ती दौड़ती आएंगी, भैया वो तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, इनसे आगे निकलना है, तो वो धीरे धीरे करके कुछ सस्ता प्रोडक्ट लेके आएंगी, अच्छे अच्छे ऑफर्स लेके आएंगी, फिर उसमें और भी ज़्यादा मतलब कि आप देखोगे कि और भी ज़्यादा इन्वेंशंस करने लग जाएंगी ताकि वो उस कंपनी से अच्छा प्रोडक्ट दे सकें और लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये हमारा फिर मैच्योरिटी स्टेज में आएगा। अब इसमें इसका बाय एंड लार्ज क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी मैच्योरिटी में, बट धीरे धीरे वो इस ऐसे मतलब एक मैच्योरिटी स्टेज पे जाके क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे क्या करेगी, डेक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, डेक्लाइन या फिर डेथ स्टेज। तो इसमें क्या आता है, इफ़ नो एक्शन इज इनिशिएटेड बाय द कंपनी टू इंश्योर मेंटेनेंस ग्रोथ ऑफ लेवल ऑफ सेल्स, और इफ द एक्शन टेकन डज नॉट सक्सीड। ठीक है। या तो कंपनी कोई भी एक्शन नहीं ले रही, या फिर उसने कोई भी ऐसा एक एक्शन लिया जो क्या करेगा कि सक्सीड नहीं कर पाए मार्केट में, तो उस वाले केस में क्या होगा, प्रोडक्ट सेल्स द डिक्लाइनिंग आफ्टर सम टाइम सिंस द मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स एज दे स्विच देयर लॉयल्टी फ्रॉम देयर कंपनीज ब्रांड्स टू दिस ब्रांड्स। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, कंपनी से लोग फेड अप हो जाएंगे, तो अपनी इस वाली कंपनी से कोई नया जो प्रोडक्ट लेके आएगा उसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बीपीएल का एग्जांपल दिया कि उसने क्या किया, उसने कभी भी अपना स्लिम वाली जो टीवी आती है ना, एलसीडी एलईडी, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग सैमसंग या फिर एलजी जो भी कोई नई नई कंपनीज आ रही थी उनकी तरफ शिफ्ट हो गए, और बीपीएल धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो गया, मतलब मर गया, डेक्लाइन कर गया, या उसकी डेथ स्टेज आ गई। ब्रांड्स टू दिस ब्रांड ड्यूरिंग द ये सब हमारा हो गया था दिस टाइम इन फेवर ऑफ द बेटर ऑफर्स मेड बाय अदर फर्म्स। ठीक है। मैंने आपको बता दी ना एक ही चीज़, आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट एक क्या करता है, सॉरी एक मिनट में, कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, किस तरीके से एक डेक्लाइन या फिर डेथ स्टेज में पहुंच जाता है। एंड अगर आपका प्रोडक्ट मतलब इस स्टेज पे पहुंच रहा है, अगर आप उसमें बेटर एफर्ट्स डालेंगे तो आप उसको रिवाइव करवा सकते हैं। बट अगर आपने कोई भी बेटर एफर्ट्स नहीं डाले, आपने ऑफर्स नहीं दिया, आपने प्रोडक्ट में मतलब इन्वेंशन नहीं किए, तो आपका प्रोडक्ट फेल कर जाएगा और आप मार्केट से वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो वाई न्यू प्रोडक्ट फेल्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं मार्केट में जो फेल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, क्या, सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं दिया, मतलब घटिया प्रोडक्ट लिया है, क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा गंदी थी, या फिर आपने मतलब उसकी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं कर पाई, कि आपने कलर अच्छा नहीं बनाया, शेप अच्छी नहीं दी, कि मतलब आपने कुछ चमकीले सा कलर डाल दिया तो लोगों ने कहा यार जाओ भागो यहाँ से। बच्चों के लिए बनाया तो आपने उसमें मतलब मैच्योरो जैसा कि बुड्ढो जैसा कलर दे दिया, एंड देन जब आपने बुड्ढों के लिए बनाया तो आपने उसमें चमकता भड़कता सा कलर दे दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब चमकता भड़कता सा कलर होगा तो लोग कहेंगे यार ये क्या प्रोडक्ट है भैया, हमको तो पसंद नहीं, बट बच्चों को वो चीज़ पसंद है। तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी देखनी पड़ेगी कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, कि भैया बच्चों के लिए अलग तरीके का प्रोडक्ट, बुढ़े लोगों के लिए अलग तरीके का प्रोडक्ट, उसके लिए जो हमारे मैच्योर जो लोग हैं उनके लिए अलग तरीके का प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रोडक्ट हमारा फेल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, पैकेजिंग अच्छी नहीं की, मतलब हमारी अपील अच्छी नहीं थी लोगों से कि भैया हमारा प्रोडक्ट खरीदो, तो इस तरीके से एक फेल हो सकता है। इसको कुछ ज़्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर लो। वाई न्यू प्रोडक्ट फेल्स, तो प्रोडक्ट हो गया, पैकेजिंग हो गया, फिर हमारा आता है लेबलिंग, कि आपने मतलब कलर या लैंग्वेज ऐसी चूज़ नहीं की, क्या मतलब कि आपको साउथ में प्रोडक्ट बेचना था बट आप हिंदी में ही बेच रहे हो, तो भैया आपको कैसे सक्सीड होगा। केरला में बेचना है तो मलयाली लिखो, ठीक है, तमिलनाडु में लिखना है तो फिर वहाँ की अपनी लैंग्वेज लिखो, और अगर आपको उड़ीसा में लिखना है तो उड़िया लिखो, महाराष्ट्र में बेचना है तो मराठी लिखो। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप सक्सीड कर सकते हो। बट अगर आप लैंग्वेजेस को, कलर्स को चूज़ नहीं करते हो अच्छी तरीके से, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते कस्टमर को, तो लोग क्यों आएंगे आपकी तरफ खरीदने के लिए। प्रयोग मार्केट का तो सबसे बड़ा फंडा यही है ना, जो दिखता है वही क्या करता है, बिकता है। या फिर एक क्या होता है कि प्रीफरेंस ब्रांड्स होते हैं, कि भैया लोग एक ही तरीके की ब्रांड की तरफ अफेक्टेड हैं। जैसे कि टाटा कोई भी अपना प्रोडक्ट अगर निकालेगा तो लोग भाग भाग के टाटा के प्रोडक्ट खरीदेंगे, बट वहीं पे कोई अगर छोटी मोटी इंडिया की कंपनी निकालेगी तो लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग कुछ अब परसेप्शंस हैं ब्रांड को लेकर,
फिर हमारा आता है सर्विसेज, कि आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, प्री सेल सर्विसेज कैसी है, आप इंस्टॉलेशन कैसा देते हैं, आपके शोरूम्स कहाँ पर हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें इतनी दूर जाना पड़ जाता है कि मतलब आपको जगह मिलती नहीं है खरीदने के लिए। ठीक है, तो फिर लोग वैसे ही नहीं जाएंगे यार, लोग कहेंगे चलो भैया कम दूरी वाला खरीद लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें तो बस सामान ही तो चाहिए। जैसे अगर वॉशिंग मशीन मुझे खरीदनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे LG की खरीदूँ या सैमसंग की खरीदूँ, मेरे आसपास में कोई LG का शोरूम ही नहीं है, तो मैं क्या LG की शोरूम के लिए कि 10-15 किलोमीटर जाऊँगा क्या इतना खर्च करके? नहीं जाऊँगा। मैं कहूँगा भैया मेरे आसपास में सैमसंग का है तो मैं सैमसंग का खरीद लेता हूँ। ठीक है, या फिर कोई फ़ोन का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल, तो आप वही चीज़ें खरीदोगे जो आपकी सर्विस में अच्छी हों। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि आपके कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक रिटेलर, होलसेलर, आपने क्या किया, एडवर्टीजमेंट तो बहुत जोरों शोरों से करा दिए, बट आपको रिटेलर्स एंड होलसेलर्स नहीं मिल पाए। तो जब लोग एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए तो उन्हें प्रोडक्ट मिला ही नहीं मार्केट में, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फेडअप हो जाएंगे और अगली बार जाके प्रोडक्ट पूछेंगे नहीं, कहेंगे यार प्रोडक्ट तो मिलता है नहीं, खरीदने से फ़ायदा क्या, तो कभी खरीदेंगे ही नहीं। फिर आया हमारा प्राइसिंग। आपने या तो प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा लो कर दिया कि लोगों के दिमाग में कैसे परसेप्शन बन गया, चीप प्रोडक्ट इज़ द वर्स्ट प्रोडक्ट, कि मतलब सस्ता है तो गंदा ही होगा, या फिर इतना महंगा कर दिया कि लोग कहेंगे यार इतना महंगा क्यों कर रहा भाई, किस बात की अकड़ है तुझमें है इतना महंगा काहे कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है कि अगर आप ओवर वैल्यूएशन कर दो, अंडर वैल्यूएशन कर दो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे जो मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च किया है तो वो फेल हो सकता है। अब आता है कि PLC की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किस तरीके से इम्प्लीकेट करनी चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। हमारे प्रोडक्ट को क्वालिटी को इम्प्रूव करो। जिस समय पे आपके क्या है, प्रोडक्ट मरती हुई स्टेज में है, मतलब डेक्लाइन स्टेज में है, तो आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, तो लोगों के बीच में क्या आएगा, एक नया जोश आएगा, लोग कहेंगे यार चलो खरीदते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया आ गया है और हमारी भैया ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है, हमारी लॉयल हम इस ब्रांड के लिए, तो लोग क्या करेंगे, खरीदना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारा आता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जोड़ दें। किस तरीके से, कि आप जैसे कोई भी फ़ोन बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके साथ में ईयरफोन्स फ्री देना स्टार्ट कर दें, एक्स्ट्रा चार्जर देना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो भी लोग आपसे खरीदना स्टार्ट कर देंगे। फिर रीपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। रीपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है फिर से आप पूरे के पूरे वही मार्केटिंग एफर्ट्स डालें जो आपने इंट्रोडक्शन के टाइम से डाला था, ताकि लोगों के दिमाग में फिर से उसकी अपनी एक जगह बन सके और लोग उसको खरीदने के लिए क्या करें, आगे आए फिर से। ठीक है, चलो। गिव इंसेंटिव्स ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे चैनल्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम होलसेलर्स को, रिटेलर्स को कहें कि भैया जल्दी जल्दी खरीदो, जल्दी जल्दी बिकवाओ, हम आपको क्या करेंगे, कोई पंखा गिफ्ट कर देंगे, बाइक गिफ्ट कर देंगे। अगर आप कोई आपके जान पहचान का हो रिटेलर या फिर होलसेलर, तो आप उनसे पूछना कि कंपनी से उन्हें किस तरीके से ऑफर्स देती हैं अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बिकवाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सपेंड डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी, कि मतलब आप जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाओ। किस तरीके से, कि आप डोर टू डोर सेलिंग करवाओ, या फिर आप क्या करो, सेमिनार्स करवाओ, या फिर अपनी स्टॉल्स लगाओ किसी सोसाइटी के बाहर, और आप अपनी दुकानों के बाहर अपनी स्टॉल्स को लेके खड़े हो जाओ कि भैया हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इस तरीके से। एंड लास्ट में हमारा आता है क्या, इम्प्रूवमेंट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एफर्ट्स। आप अपनी एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा कर दो। किस तरीके से, कॉलगेट क्या है, देखो कॉलगेट बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी तक उसका कोई भी मैच्योरिटी स्टेज या फिर डिक्लाइन स्टेज नहीं आया। क्यों, क्योंकि भैया उसका क्या कहते हैं, हमारा एडवर्टीजमेंट ही इतना ज़्यादा है यार। क्योंकि हम भी कई बार ये भी सोचते हैं ना कि यार ये तो इतनी इस्टेब्लिश ब्रांड है, ये क्यों करती है इतने ज़्यादा, क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट। लेकिन भैया उसको अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी वो मार्केट से वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है, उसे अपना प्रोडक्ट को बचाना है, उसे ऐसा चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन कर सके, लोगों के दिमाग में बार बार मतलब डालती रहे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट है, हाँ मेरा प्रोडक्ट है, खरीदो हमारा प्रोडक्ट, खरीदो हमारा प्रोडक्ट, खरीदो, ताकि जो वो है पतंजलि है या क्लोजअप है, वो क्या करे, वो उसको टेक ओवर नहीं कर ले। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। और देखो इसके साथ में हमारा क्या, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरा का पूरा खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं था ना, ईजी था। भैया आप कॉमर्स एक्सेस में पढ़ने आओ ना तो कुछ भी हार्ड नहीं मिलेगा, सब कुछ ईजी मिलेगा। ठीक है, चलो। अगर आप हमारे चैनल के साथ में पहली बार मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को पूरा एक फ्री बैच दे रहे हैं। किसका, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स का। ये आपकी पहली अगर वीडियो है तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस को जाके जरूर देखिए। और हम अपना मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो और अच्छे से अच्छा क्या करो,
भाई जॉब पाओ यार जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाले सालों में मतलब जॉब का बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने वाला है जिस तरीके से अभी चल ही रहा है। तो आप लोग इस साल एग्ज़ाम को जरूर क्लियर करोगे अगर आप हमारी वीडियोज़ को अच्छे से देखते हो तो। ओके, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।